पहली खबर आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की है। जासूसी केस पर हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा संसदीय दल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं से सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने की बात कही। दूसरी बड़ी खबर योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा तेज हो गई है और इस बीच संगठन महासचिव बीएल संतोष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल के बीच मुलाकात हुई। साथ साथ दोनों की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई है। तीसरी बड़ी खबर सीएम योगी के कार्यक्रमों से जुड़ी है। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट और आईटीबीपी के पूर्वी फ्रंटियर मुख्यालय का प्रेजेंटेशन देखेंगे और साथ ही शाम 7:15 बजे 5 जिलों में हवाई सेवा को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो चौथी तस्वीर है वो यूपी उत्तराखंड में जारी बारिश के कहर की है। यूपी उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से बाढ़ और बारिश की भयावह तस्वीरें सामने आ रही। पहाड़ों पर हालात बहुत खराब है। लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है और वहीं यूपी में सड़कों पर भारी जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। और आपको बता दें, बड़ी खबर है, मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। जी हां, दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है विपक्ष के हंगामे के बाद। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जासूसी कांड पर जबरदस्त हंगामा किया विपक्ष ने और नतीजा यह रहा कि लोकसभा स्पीकर को लोकसभा की कार्रवाई आज की दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और विपक्ष का हंगामा आज। और अब 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जब सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी और कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद सदन को स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आपकी स्क्रीन पर जो दूसरी तस्वीर है वो सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत के पहले की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का विषय। पहले महामारी के दौरान महामारी से कम और भूख से ज्यादा लोग मरते थे, हमने ऐसा नहीं होने दिया। और वहीं इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके संदेश देने की भी कोशिश की गई। आप बता दें, सुबह 10:30 बजे संचार मंत्री ने फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप को गलत बताया है और सुबह 10:42 पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है। पूरा टाइमलाइन आज सुबह का हम आपको बताने दिखा रहे हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सुबह 11:13 पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सुबह 11:13 पर दोनों ही सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और वहीं इस कथित जासूसी कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। जासूसी का गंदा खेल और ब्लैकमेल आदि कोई नई बात नहीं, किंतु निष्ठा भंग करके मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, अफसरों और पत्रकारों आदि की सूक्ष्म जासूसी करना अति गंभीर और खतरनाक मामला, जिसका भंडाफोड़ हो जाने से यहां देश में भी खलबली और सनसनी फैली। इसके संबंध में केंद्र की बार बार सफाई गले के नीचे नहीं उतर पा रही। सरकार और देश की भलाई इसी में है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर इसकी पूरी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच यथाशीघ्र कराई जाए ताकि आगे जिम्मेदारी तय की जा सके। और एक और बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीएल संतोष केंद्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री की मुलाकात हुई है। संगठन महासचिव से मिले हैं स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई है। यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह चर्चा हो रही है और इस बैठक में यूपी के कई राजनीतिक प्रश्नों पर भी चर्चा हुई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के यूपी दौरे को लेकर भी चर्चा की जा रही है। अगली खबर लखनऊ से। 50% तक कम होगा इलेक्ट्रिक बसों का किराया। 3 किलोमीटर तक 10 की जगह 5 रुपए होगा किराया। नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से भेजे प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। अब 26 जुलाई को मंडलायुक्त की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव आएगा।
लखनऊ समेत 14 शहरों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अधिकतम किराया अभी 40 की जगह 35 रुपए ही होगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम जिलों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। इसके लिए आज से इन बसेस का प्रोटोटाइप ट्रायल शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यही वो बसें हैं इलेक्ट्रिक जो अब प्रदेश के तमाम शहरों की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। राजधानी लखनऊ की बात करें तो 100 बसें लखनऊ में चलेंगी। बहरहाल 1 महीने के लिए पहले इनका ट्रायल होगा। इस ट्रायल के दौरान इन बसों में जो पैसेंजर का वजन होता है उसके बराबर जो सैंड की बोरियां होती हैं उनको रखा जाएगा सीट्स पर और उसके बाद इनको रवाना किया जाएगा। ट्रायल के दौरान सभी तकनीकी पहलू देखे जाएंगे। काफ़ी खास है ये इलेक्ट्रिक बसें अपने आप में। इसमें कंफर्ट की अगर बात की जाए तो पूरी एसी होगी ये बस। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन ये भी दिए हुए हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पर बसों में नहीं होती हैं, लेकिन ये बसें अपने आप में काफ़ी लग्जरी होंगी। हम बात करेंगे सीधे नगरीय परिवहन निदेशालय के जॉइंट डायरेक्टर अजीत जी से जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे और क्या क्या सुविधाएं इस बस में यात्रियों को मिलेंगी। सर, जानना चाहेंगे जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं किस तरह की सुविधाएं इसमें रहेंगी? देखिए, इसमें सभी उच्चतम श्रेणी की सुविधा उपलब्ध हैं जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में हो सकती है और सीटें जो है बहुत कंफर्टेबल हैं, एयर कंडीशन बसेस हैं, साउंड प्रूफ हैं, नॉइज़ क्या कहते हैं पोल्यूशन नहीं है और हैंडीकैप के लिए जो है व्हीलचेयर रहेगी। ये सारी सुविधाएं हैं। प्लस इसमें जैसे ये स्टॉप बटन दिया हुआ है, अचानक बस कोई रुकवाना चाहे तो रुकवा सकता है। इसमें मान सकते हैं कि आज के ट्रायल से 1 महीने तक के ट्रायल चलेगा और उसके बाद जो भी अगर कोई कमी नज़र आती है उसको दूर करके इन बसेस को सड़कों पर उतार दिया जाएगा लखनऊ समेत तमाम शहरों में और वहां पर यात्री इस बस का आनंद ले पाएंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अगली खबर भी लखनऊ से ही है। शिक्षक भर्ती मामले में नाराज अभ्यर्थी नदी में कूद गया है। अभ्यर्थी ने गोमती नदी में पुल से छलांग लगा दी है और उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तलाश के लिए गोताखोरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर नाराज था ये और इसने गोमती नदी में छलांग लगा दी है पुल से। अभी तक इस अभ्यर्थी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार उसकी तलाश की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। गोताखोर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं लेकिन अभी तक इस अभ्यर्थी का कोई सुराग नहीं। शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले को लेकर ये नाराज चल रहे थे। अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और उन्हीं में से एक ने नदी में छलांग लगा दी है गोमती नदी में। आप देखिए तस्वीरों में कैसे गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कोई सुराग नहीं इस अभ्यर्थी का जिसने पुल से नदी में छलांग लगाई। नीचे गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इस अभ्यर्थी की तलाश कर रही है। आगे बढ़ते हैं खबर गाजियाबाद से। वहां के डसना टोल टैक्स के पास एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे के चलते बस में बैठी 20 से 25 सवारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और इसके बाद लोगों को बस से बाहर निकाला गया। बस पलटने से 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को रास्ते से हटाया और फिर ट्रैफिक को चालू किया। और आगे एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर अब जुर्माना लगेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 16 लाख का जुर्माना लगाया है। दोबारा यूनिपोल अवैध होर्डिंग लगाने पर अब 2 गुना जुर्माना देना होगा ग्रेटर नोएडा में। तीसरी बार नियम के उल्लंघन पर 5 गुना जुर्माना देना होगा। तो बहुत सख्ती करेगी यहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। अगर होर्डिंग लगाई तो नियम का उल्लंघन करके अगर होर्डिंग लगाई गई तो जुर्माना देना होगा। पहली बार, दूसरी बार और उसके बाद तीसरी बार अगर गया तो 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। दोबारा यूनिपोल और अवैध होर्डिंग लगाने पर 2 गुना जुर्माना देना होगा। लेकिन तीसरी बार अगर यही कृत्य किया जाता है तो इस नियम के उल्लंघन पर 5 गुना जुर्माना देना होगा। ग्रेटर नोएडा से खबर। बिना परमिशन होर्डिंग लगाने पर अब जुर्माना देना होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 16 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है।
पहली बार में 16 लाख, दूसरी बार में 2 गुना और तीसरी बार में 5 गुना। बहुत सख्ती यहां पर, इसलिए बगैर अनुमति के होर्डिंग लगाना बहुत महंगा पड़ेगा लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर गाजीपुर से है। वहां पर डीएम एमपी सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में बकरीद और सावन को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। साथ साथ कोरोना के इस कालखंड में, इस दौर में त्योहारों को गाइडलाइंस के तहत संपन्न कराने पर भी मंथन हुआ। बैठक में कई अहम निर्देश दिए गए, जैसे कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ न लगे, घर में रहकर ही लोग त्योहार को मनाएं, ना तो मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाए और न ही सावन में शिवालयों में लोग भीड़ लगाएं। कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होने देनी है। किसी भी मंदिर में या किसी भी मस्जिद में कोई भीड़ हम इकट्ठा नहीं होने देंगे। सावन का महीना आ रहा है, कांवड़ के लिए सभी से अनुरोध किया गया है, सबने सहमति भी दे दी है। कोई कांवड़ यात्रा सामूहिक रूप से नहीं निकालेंगे। ऐसे ही मंदिरों में कोई सामूहिक रूप से भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होगी। इसी तरह हम लोग बकरीद के समय में भी सामूहिक रूप से कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। जिसको पूजा करनी है, जिसको नमाज अदा करनी है, अपने घरों में करें। इधर ग्रेटर नोएडा में मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। चोरों ने शटर काटकर लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए और फिर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 2 महीने पहले भी इसी दुकान में चोरी हुई थी। यह घटना कासना कोतवाली इलाके की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी यहाँ पे 2 दुकान है। मेरी दुकान में रात में चोरी हुई है। 12 लाख की लगभग चोरी हुई है, जिसमें कि मैंने पुलिस को तहरीर दे के आया हूँ अभी। इसके पहले मेरी एक दूसरी दुकान है हरवीर पहलवान मार्केट में। वहाँ 13 मई को रात को मेरी ही दुकान में 6 से 7 लाख की चोरी हुई थी, जिसमें कि मैंने तहरीर दी और पुलिस में सारी कार्रवाई करने के लिए अपने बिल, फ़ोन के IMEI नंबर सारे कुछ दिए हैं। उनमें फ़ोन एक्टिवेट भी हो गए हैं, लेकिन आज तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई मुझे नहीं मिली है हो गए। अगली खबर औरैया से है। यहां पर बकरीद के पहले मंडियों में लापरवाही का आलम दिखाई दे रहा है। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए मंडी पहुंच रहे हैं और खरीदारी में लगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तीसरी लहर को लेकर जब खतरा है तो ऐसे में इस तरह की लापरवाही लोग क्यों कर रहे हैं? तस्वीरें देख लीजिए आप। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। इससे बचने की आवश्यकता है और तत्काल लोगों को सचेत हो जाने की जरूरत है। दूसरी लहर में जो तबाही मची उसके बाद भी लोग इस तरह की लापरवाही दिखा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। उधर कानपुर में पुलिस और प्रशासन ने बकरीद में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की तैयारी की है। इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक करके इस बारे में एक राय बनाई गई कि ईदगाहों में नमाज नहीं होगी। वहीं धर्मगुरु भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। लगातार मूसलाधार बारिश से पूरे शहर में पानी भर गया है। जिले में मानसून की पहली बारिश में ही शहर जलमग्न हो चुका है। इसके बाद अब नगर पालिका की बद इंतजामी की पोल खुल चुकी है। जल भराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों के साथ साथ घरों में भी पानी आ जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। 3 तस्वीरें एटा की आप देख लीजिए। सड़कों पर जल जमाव, पुलिस थाना डूबा हुआ है, घरों में पानी घुसा हुआ है, हर तरीके से परेशानी। और पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। इटावा में कल से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा हो गया है। सिविल लाइन इलाके में रेलवे अंडरब्रिज की तस्वीरें बहुत भयावह हैं। यहां सड़क पर इतना ज्यादा पानी जमा हुआ कि गाड़ियां डूब गई। कई वाहन जहां के तहां बंद होकर खड़े हो गए। लोग उन्हें धक्का देने के लिए मजबूर दिखाई दिए। सरकारी अस्पताल का कैंपस जलमग्न हो गया, जैसे कोई तालाब हो। इधर अलीगढ़ में नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। पौष इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया और इससे लोग मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। तस्वीरें अलीगढ़ की तस्वीरें देख लीजिए आप। घरों के भीतर बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में कैसे पानी भरा हुआ है।
अगली खबर अमरोहा से है, तस्वीर भी वहीं से है। बारिश के चलते करोड़ों की लागत से बने निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार ढह गई। और आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम से यह स्टेडियम बनाया जा रहा था। कुछ दिनों बाद ही इसका उद्घाटन होना था, लेकिन घटिया सामग्री से बनाए जा रहे स्टेडियम की दीवार गिरने से भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। अमरोहा तहसील के मालीखेड़ा में यह स्टेडियम बनाया जा रहा था। तस्वीरें देखिए आप, निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार ढह गई। भारत के पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की याद में यह स्टेडियम बनाया जा रहा था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। तस्वीरें देखिए आप, बहुत दुखद, बहुत निराशाजनक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि 22 जुलाई तक प्रदेश में बिजली बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसी को लेकर ताजनगरी आगरा में भी इसी भविष्यवाणी के अनुसार बादल भी दिखाई दिए हैं छाए हुए। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो पूरी तरह से सटीक साबित हुआ है। परसों शाम से लगातार आगरा में बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस समय भी हल्की हल्की फुहारें गिर रही हैं और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि कई सारे जिलों में तेज़ बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है, इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 51 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय आगरा में बारिश हो रही है, कभी तेज़ बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की फुहारें गिर रही हैं, लेकिन कुल मिला के इससे आगरा के लोगों को ज़बरदस्त राहत है। टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और लोग ये चाह भी रहे थे कि लगातार बारिश हो ताकि जो आसमान से जो शोले गिर रहे हैं, ज़मीन से जो आग निकल रही है, उससे लोगों को राहत मिले। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था, चाहे वो एसी हो, कूलर हो, पंखे हों, कुछ भी यांत्रिक साधन सफल नहीं हो रहे थे और ज़बरदस्त उमस और ज़बरदस्त गर्मी से लोग बहुत परेशान थे। और ऐसे में अब लगातार जो बारिश हो रही है तो लोगों को इस भयंकर चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, तापमान में कमी आई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अगली खबर गोंडा से है। यहाँ पर जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। घाघरा नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन घाघरा लगातार जल स्तर बढ़ने से कटान का खतरा वहां पर लगातार बना हुआ है। लोगों में दहशत है। घाघरा नदी के तलहटी पर बना हुआ एली परसोली माझा का प्राथमिक विद्यालय आधे से ज्यादा कटान के चलते नदी में धराशायी हो गया है और आधी बिल्डिंग जल्दी ही नदी में सामने के कगार पर है। आधी बिल्डिंग पानी में समा जाने के कगार पर है। कटान के चलते धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालय के 4 कमरे नदी में समा गए। और बिजनौर में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई हुई है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वो तेज कटान कर रही है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लोग उसी में आने जाने के लिए मजबूर हैं।